नमस्ते बिहार और मैं हूं आप सबके साथ सोनाली सिंह। बुलेटिन में बिहार की खबरों की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक खबर पड़ोसी राज्य झारखंड से आ रही है। रांची में बीच सड़क पर एक चलती कार में आग लग गई और कार धू धू कर जलने लगी। मामला सदर थाना क्षेत्र के कोकर का है। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। कार मालिक ने बताया कि एसी ऑन करते ही वहां धुआं निकलने लगा और जब तक लोग कुछ समझ पाते कार में आग लग गई। इस आग में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। बताया जा रहा है कि कार रांची के टैगोर हिल से रांची रेलवे स्टेशन जा रही थी, तभी कोकर में ये हादसा हुआ। कार में ड्राइवर समेत 3 लोग सवार थे। कार में आग लगते ही तीनों लोग सुरक्षित कार से बाहर निकल गए। बताया जा रहा है कि कार के जलने के दौरान एक विस्फोट भी हुआ और आग की लपटें बिजली के तार को छूने लगी। लोगों ने पानी डालकर आग को बुझाने की कोशिश की, लेकिन आग बढ़ती चली गई। और देखिए तस्वीरें आपके सामने है। बीच सड़क पर धू धू कर कार जल रही है। हालांकि राहत की बात ये रही कि किसी के हताहत होने की इस दौरान सूचना नहीं है। कार में 3 लोग सवार थे, लेकिन जैसे ही आग लगी तीनों ने बेमुश्किल अपनी जान बचा ली। अंदर में थे। एसी चलाए। समस्तीपुर में इन दिनों अपराधियों का मनोबल 7वें आसमान पर है। ताजा मामला मुसरी घरारी थाना क्षेत्र के सलेमपुर गांव का है, जहां अपराधियों ने गिट्टी बालू व्यवसायी राजू सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी। बाइक सवार 3 अपराधियों ने अंधाधुंध फायरिंग करना शुरू कर दिया। व्यवसायी को कुल 6 गोली मारी गई और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं इस हत्या की खबर से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। 3 दिन पहले ही मुसरी घरारी थाना इलाके में ही उप मुखिया शशिनाथ झा की गोली मारकर हत्या की गई थी। वहीं उसके 1 दिन पहले ही गल्ला कारोबारी की भी हत्या की गई थी। और मुकेश कुमार फोन लाइन पर हमारे सहयोगी समस्तीपुर से जुड़ चुके हैं। मुकेश, लगातार 3 घटनाओं को अपराधियों ने अंजाम दिया है। अपराधियों का मनोबल 7वें आसमान पर है। क्या पुलिस का कोई खौफ नहीं है? जी सोनाली, समस्तीपुर में हत्या की ये लगातार 3 वारदात हुई है। इसके अलावा बैंक लूट, फाइनेंस कार्यालय में लूट, किसी भी मामले में पुलिस को अभी तक कोई सफलता नहीं मिली है। ये साफ तौर पे कहा जा सकता है कि अपराधी समस्तीपुर में बिल्कुल बेलगाम हो गए हैं। उन पे पुलिस का खौफ नहीं है, जिसका नतीजा है कि कल शाम में कारोबारी अपने प्रतिष्ठान से घर लौट रहे थे और रास्ते में सलेमपुर में गोली मार करके हत्या कर दी गई। एक नहीं 5-5 गोली मारी जाती है कारोबारी को और वहां से आराम से निकल जाते हैं अपराधी। और पुलिस के द्वारा ये दावा जरूर किया जाता है कि इलाके में गश्ती की जाती है, लेकिन गश्ती कहाँ थी, क्या करती है पुलिस की कुछ पता ही नहीं चलता है। लोगों में पूरे जिले में एक खौफ का वातावरण बन गया है। चारों तरफ दहशत में लोग अब ये सोचने को मजबूर है कि वो घर से कैसे निकले, क्योंकि लगातार हत्या हो रही है। और खास करके जो मुसरी घरारी थाना इलाके में ये लगातार दूसरी घटना है। इससे पहले शशिनाथ झा जो पूर्व मुखिया थे, उनकी हत्या हुई और यहाँ पर ठीक जो इलाका है वो सटा हुआ 2 से 3 किलोमीटर का इलाका है सलेमपुर, जहाँ पर ये घटना हुई है। मुकेश, तो क्या ये माना जाए कि पुलिस अपराधियों को पकड़ने में बिल्कुल नाकाम है, क्योंकि आप बता रहे हैं कि तीनों हत्या में अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं की गई है? गिरफ्तारी के लिए टीम का गठन हुआ है, अलग अलग टीम बनाए गए हैं हर मामले के उद्भेदन के लिए, लेकिन वह टीम क्या कर रही है ये साफ नहीं हो पा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। अपनों ने ठुकराया, दूसरों ने गले लगाया, ये कहावत तो आपने जरूर सुनी होगी, लेकिन आज ये जमीन पर दिखाई दिया। बिहार कांग्रेस के सबसे बड़े नेता सदानंद सिंह की सीएम नीतीश कुमार ने मदद की है। सदानंद सिंह का पटना के निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। डॉक्टरों के अनुसार सदानंद सिंह की स्थिति अभी गंभीर बनी हुई है। लिवर सिरोसिस का इलाज चल रहा है। सदानंद सिंह के बेटे शुभनंदन मुकेश ने कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने बताया कि तबीयत बिगड़ने पर सोनिया गांधी और राहुल गांधी से मदद की गुहार लगाई गई, लेकिन किसी ने उनकी नहीं सुनी। लेकिन जब सीएम नीतीश कुमार को इस बारे में पता चला तो उन्होंने उचित इलाज की व्यवस्था की।
इतनी बार सेटबैक के बाद भी बहुत सारा जीवन में इन्होंने सेटबैक देखा है, उसके बाद भी वापस आए हैं। तो ये भी लड़ाई लड़ेंगे और वापस आएंगे। कितना सहयोग मिला है, किनका किनका सहयोग मिला अब तक आपको? क्योंकि सदानंद बाबू किसी परिचय के मोहताज नहीं, एक राजनीतिक हस्ती रहे हैं ये बिहार के लिए। किनका सहयोग मिला आपको? दिल्ली में जब इलाज के लिए गए थे तो वहाँ पर अप्रत्याशित रूप से मुख्यमंत्री जी का बहुत सहयोग मिला। उन्होंने ऐसी व्यवस्था कर दी थी वहाँ पर कि जो लीवर इंस्टीट्यूट है, बाइलरी एंड लीवर इंस्टीट्यूट में, वहाँ पर रेसिडेंट कमिश्नर आते थे, बात किया उन्होंने सारी चीज़ों को। और हर दिन सीएम के आवाज़ से फ़ोन आता था, मुझसे पूछा जाता था कि क्या स्थिति है। तो इस तरह का उन्होंने सहयोग किया। फिर वहाँ से एयरलिफ्ट करने की बात आई तो सारी व्यवस्था उन्होंने स्वतः करा दी। तो अप्रत्याशित रूप से तो कांग्रेस में कौन से लोग आए थे दिल्ली में इतने दिनों तक एडमिट थे वो देखने के लिए? राहुल गांधी हों या मैडम या कोई भी वरिष्ठ नेता जो आए हों? नहीं, उस तरह की मैंने सूचना वहाँ तक राहुल जी के यहाँ भिजवा दी थी, लेकिन पता नहीं वो लोग वहाँ तो नहीं पहुँचे थे। देखिए, सदानंद बाबू जीवन भर कांग्रेस में रहे। मैं वो घटना का चश्मदीद गवाह हूँ जब 2000 में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन चुके थे, उनको बहुमत साबित करना था और सदानंद सिंह स्पीकर के चुनाव में जीत गए थे। सबसे बड़े डॉक्टर एस.एन. आर्या जाकर पैर पकड़े थे उनका कि अब आप स्पीकर बन गए हैं, थोड़ा सा आंख मूंद लीजिए और नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री रहने दीजिए। सदानंद बाबू ने कहा कि सोनिया गांधी का आदेश मैं नहीं इनकार सकता। आज दुर्दिन में वही नीतीश कुमार मदद कर रहा है। कांग्रेस के सोनिया गांधी का एक साधारण सिपाही भी दिल्ली में खबर करने के बाद देखने नहीं आया। ये अवसरवादी लोग हैं और संवेदनहीनता इस पार्टी में नहीं है। चुनाव के दौरान अगर उम्मीदवारों के आपराधिक मामलों को छुपाया तो अब खैर नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने एक सुनवाई के दौरान बीजेपी, कांग्रेस सहित 10 दलों पर न सिर्फ जुर्माना लगाया है बल्कि आगे के लिए कड़े निर्देश भी दिए हैं। को टिकट समस्या विकट, 48 घंटे के भीतर छपवानी होगी खबर। सियासत की गंदगी पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, सियासत में सुप्रीम सफाई। काम बड़ा है, मुश्किल भी है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि नेताओं में नियत का अभाव है। बावजूद इसके सियासत की सफाई जरूरी है। इसलिए देश की सबसे बड़ी अदालत ने एक बड़ा कदम उठाया है। उम्मीदवारों के खिलाफ आपराधिक केसों का ब्यौरा सार्वजनिक नहीं किए जाने के मामले में अहम सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी और कांग्रेस सहित 10 दलों के खिलाफ जुर्माना लगाया है। चलिए सबसे पहले ये जान लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट ने किस दल पर कितने का जुर्माना लगाया है। सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी पर 1 लाख, कांग्रेस पर 1 लाख, जेडीयू पर भी 1 लाख, आरजेडी पर 1 लाख, बहुजन समाज पार्टी पर 1 लाख, सीपीआई पर 1 लाख, आरएलएसपी पर भी 1 लाख और एलजेपी पर 1 लाख का जुर्माना लगाया है। वहीं सीपीएम पर 5 लाख और एनसीपी पर भी 5 लाख का जुर्माना लगाया है। अब ये जुर्माना क्यों लगा है, ये तफसील से जान लीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला इसलिए सुनाया है क्योंकि चुनाव आयोग के मुताबिक स्वच्छ राजनीति और स्वच्छ छवि के लिए ये साफ तौर से कहा गया था सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक कि तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने अपने वेबसाइट पर तमाम जो प्रत्याशी हैं जिनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है उसको 48 घंटे के पहले ही अपनी वेबसाइट पर और मीडिया के साथ साथ टीवी में पब्लिश करवाएंगी। ये जुर्माना 2020 में हुए बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान कोर्ट के आदेश का पालन नहीं करने के लिए लगाया गया है, क्योंकि फरवरी 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि उम्मीदवार के चयन के 48 घंटे के अंदर या फिर नामांकन दाखिल करने की पहली तारीख से 2 हफ्ते पहले आपराधिक मामले सहित उम्मीदवारों की पूरी जानकारी देनी होगी। अब कोर्ट ने अपना रुख थोड़ा और सख्त कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक सभी पार्टियों को अपने सभी उम्मीदवारों की जानकारी अपनी वेबसाइट पर बतानी होगी और 2 अखबारों में भी पब्लिश करनी होगी। उम्मीदवार के चयन के 72 घंटे के अंदर इस आदेश की पालना रिपोर्ट चुनाव आयोग को भी सौंपनी होगी।
बता दें कि इस मामले में नवंबर 2020 में एडवोकेट ब्रजेश सिंह ने याचिका दायर की थी, जिसमें बिहार विधानसभा चुनावों के दौरान उन पार्टियों के खिलाफ मानहानि की अर्जी दाखिल की गई थी जिन्होंने अपने उम्मीदवारों के आपराधिक रिकॉर्ड का ब्यौरा नहीं दिया था। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया है कि सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश का पालन जल्द से जल्द किया जाए और अगर राजनीतिक पार्टियां सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश को नहीं मानती हैं तो चुनाव आयोग इसकी जानकारी सुप्रीम कोर्ट को देगा। कैमरामैन रमेश रत्नाकर के साथ सुशील पांडे, न्यूज 18। बिहार में इन दिनों जाति पर सियासी घमासान मचा है। जेडीयू जातीय जनगणना के पक्ष में है तो बीजेपी ने SC/ST आयोग के गठन का सवाल उठा दिया है। इधर जनसंख्या नियंत्रण कानून पर भी बयानबाजी लगातार जारी है। ब्राह्मण है सर। जाटव जी आप दलित हैं? जी सर। मतलब लड़कों की और आपकी सेम जाती है? नहीं सर, मैं चमार हूँ, ये पासी हैं। तुम क्या? मैं कास्ट हूँ सर। मैं क्या हूँ? आप ब्राह्मण है सर। मतलब मैं और मोहन जी सेम? अरे नहीं सर, वो कान्य कुछ ब्राह्मण है, वो सबसे टॉप वाले होते हैं। आप सर पारी। ये फिल्मी सीन है। और आप कह रहे हैं कि जनगणना होना चाहिए, तो ये तो दो नीति हो गया ना। आप विकास की बात करते हैं, दूसरी तरफ आप जो है आयोग का गठन भी नहीं कर रहे हैं। कि जातिगत जनगणना किए बगैर समाज की शैक्षणिक आर्थिक स्थिति का आकलन आप नहीं कर सकते। नहीं है, देश में जितने तरह के जाति हैं, चाहे अगड़े हो, पिछड़े हो, शेड्यूल कास्ट हो, शेड्यूल ट्राइब हो, सबकी जातीय जनगणना की बात हो रही है। जातिगत जनगणना की जो बात है वो भारत सरकार का विषय है और थोड़ा इंतजार कर लीजिए। जातीय जनगणना के शब्द हमारे पार्टी का स्टैंड कोई नया नहीं। ये रियल सीन है। किसकी क्या जाति है और किस जाति के कितने लोग हैं, इस सवाल पर बिहार की सियासत में बवाल छिड़ा है। इस मुद्दे पर विपक्ष और सत्ता पक्ष में कौन किसके साथ है, कौन किसके खिलाफ, ये साफ नहीं हो पा रहा। जेडीयू इस मुद्दे पर खुलकर जातीय जनगणना की मांग कर रहा है। आरजेडी भी जेडीयू के सुर में सुर मिला रहा है। लेकिन देखिए, जातीय जनगणना के शब्द हमारे पार्टी का स्टैंड कोई नया नहीं। ये बहुत पहले से पार्टी का स्टैंड है और सबसे पहले इसको उठाने वाले लोगों में नीतीश कुमार भी रहे। जातिगत जनगणना किए बगैर समाज की शैक्षणिक आर्थिक स्थिति का आकलन आप नहीं कर सकते। तो यह मांग पुरानी राष्ट्रीय जनता दल की रही है। तार्किक फल तक पहुंचाने तक राष्ट्रीय जनता दल संघर्ष करेगी। नीतीश जी अगर समर्थन कर रहे हैं तो खुल के करना पड़ेगा, बाहर आना पड़ेगा, सड़कों पे आना पड़ेगा। हालांकि बीजेपी जातीय जनगणना के सवाल पर पिछड़े और SC/ST आयोग के गठन का सवाल उठा रही है। कांग्रेस भी बीजेपी के सुर में सुर मिला रही है, जबकि जेडीयू आयोग के गठन के सवाल पर सफाई दे रहा है। आप कह रहे हैं कि जनगणना होना चाहिए, तो ये तो दो नीति हो गया ना। आप विकास की बात करते हैं, दूसरी तरफ आप जो है आयोग का गठन भी नहीं कर रहे हैं। आप क्या मांग कर रहे हैं? आयोग का गठन? मैं कहता हूं कि आदरणीय नीतीश कुमार जी जो राजनीति कर रहे हो ठीक है, लेकिन आयोग का गठन तो करें। महादलित का मुद्दा हो, लेकिन मुख्यमंत्री जी अति पिछड़ा के अगर हितैषी हैं तो बात तो सत्य है कि आपने आयोग का गठन क्यों नहीं करते हैं। आप 16 साल मुख्यमंत्री एनडीए के भी समर्थन से और महागठबंधन के भी समर्थन से करते हैं। कि जब आपने 19 और 20 में साथ में पारित किया, सर्वदलीय बैठक में हामी बढ़ी, तो अगर उससे इतर आप जा रहे हैं तो आप एक्सप्लेन करेंगे ना कि उस समय क्यों आप हाँ बोले और आज ना कर रहे हैं। हाँ और ना राजनीति है। वहीं बीजेपी जातीय जनगणना के बजाय जनसंख्या नियंत्रण का राग अलाप रही है। देखिए, दोनों मैंने कहा अलग अलग परिप्रेक्ष्य है, उस विषय पर दोनों के अलग अलग तरीके हैं। ये कानून है और जिसके आधार पर काम कई राज्यों ने तो बनाया भी है ना भाई। हम जनप्रतिनिधियों को उसके अंकुश में लाते हैं कि 2 से अधिक बच, तो पूरे इसके ब्रॉडर एस्पेक्ट से क्यों डरते हैं? अच्छा, मेरा सवाल आप ही से है, क्या इस देश में जनसंख्या नियंत्रित नहीं होना चाहिए? आपको मालूम है कि दुनिया के 18% लोग हिंदुस्तान में रहते हैं। जाहिर है जातीय जनगणना के बहाने जाति की बिसात पर सब अपनी अपनी चालें चल रहे हैं।
पटना से आनंद अमृतराज और अमित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मुंगेर में बाढ़ का कहर लगातार जारी है। मुंगेर के सोजी घाट के बगल में बने डॉल्फिन पार्क में भी गंगा का पानी घुस गया है, जिसके कारण पार्क को बंद कर दिया गया है। पार्क में पानी की स्थिति का जायजा लिया न्यूज़ 18 से हमारे सहयोगी अरुण शर्मा ने। इस वक्त मैं मौजूद हूं जिले के सोजी घाट के बगल में बने वन विभाग के सौजन्य से बने डॉल्फिन पार्क में। ये पहले बता दूं कि ये जो पार्क है कोविड के समय में इसे बंद किया गया था, उसके बाद इसे खोलने की घोषणा की गई, लेकिन अब आलम है क्या कि बाढ़ का जो पानी है वो इस गार्डन में घुस गया है, जिसकी वजह से पुनः इस गार्डन को बंद किया गया है। आप देख सकते हैं कि गार्डन के आधे हिस्से में बाढ़ का जो पानी है वो बिल्कुल ही घुसा हुआ है। ये बता कब से यहाँ पानी आ गया? 2 अगस्त से पानी आया। उसके बाद क्या किया गया? उसके बाद बंद कर दिया गया। इसको कहाँ तक पानी आया है? पानी आ गया था, नीचे वाला खटाल में आ गया था जी। अब कहाँ तक पानी है? अब तो दूसरा खटाल में भी आ गया है सर। तो अभी क्या लगता है, गंगा बढ़ने लगा? अभी भी बढ़ रहा है सर। हाँ, अभी भी पानी बढ़ रहा है। अभी तो इसे खोलने की कोई थी नहीं होगी? कोई अभी उम्मीद नहीं है। आपने देखा कि जो गार्ड है उन्होंने कहा कि 2 अगस्त से इस गार्डन को पुनः बंद किया गया। साथ में यहाँ के नाइट गार्ड में भी जो यहाँ पे समय बते, क्या आप लोग यहाँ पे पहले घूमने आते थे, अब गार्डन कैसा? सुना एकदम बिल्कुल। क्या सर, हम गार्डन कैसा? गार्डन में लोग आते हैं अभी? जी हम लोग आते हैं, बहुत अच्छे हैं, घूमते फिरते हैं। हाँ। और बढ़िया है। जब से बाढ़ का पानी आया तब से बंद कर दिया गया। अच्छा, किस लिए बंद किया गया? बाढ़ का पानी आ जाने से जैसे कोर में आया पानी उसी वक्त बंद कर दिया गया। उसी वक्त बंद कर दिया गया? जी सर। ठीक है। जो गार्ड है वहाँ यहाँ पे उन्होंने ये बताया कि गंगा में जब से पानी बढ़ा है, गंगा के तट पे बना हुआ है, जिस वजह से पानी जो है गार्डन में घुस गया, उसके बाद से ही इस गार्डन को बंद किया गया है ताकि कोई यहाँ पे कैजुअलिटी ना घटे। तो ऐसे में हम भी सबसे अपील करेंगे कि ऐसे समय में, बाढ़ के समय में इन गार्डनों में ना घूमने आए तो ज़्यादा अच्छा है। अरुण शर्मा, न्यूज़ 18 मुंगेर। अब खबर मधेपुरा से, जहां बीच सड़क ऐसी तस्वीर दिखी जो लोगों की संवेदनशीलता के साथ ही सिस्टम पर भी सवाल खड़े करती है। ये रिपोर्ट देखिए। सड़क पर जमा पानी और उसके बीच से गुजरता पैरों से लाचार एक व्यक्ति देखकर किसी का भी दिल पसीज जाए, लेकिन बदलते दौर में लोगों की संवेदना भी खत्म हो गई है। इस व्यक्ति के अगल बगल से गाड़ियां गुजरती रहीं। गाड़ी चलाने वाले इस बात से बेफिक्र हैं कि एक इंसान जो खुद को बचाने की स्थिति में नहीं है, उसका थोड़ा ख्याल रखा जाए। सड़कों पर जमा पानी उसके शरीर पर उड़ाते हुए फर्राटे से लोग निकल गए। हालांकि कोई न कोई मददगार मिल ही जाता है। नाले के रूप में तब्दील सड़क से गुजरते हुए एक ऑटो चालक ने इंसानियत दिखाई और उसे अपनी गाड़ी में बिठा लिया। स्थानीय लोगों का कहना है कि करीब 6 महीने से सड़क पर पानी जमा है, लेकिन जिम्मेदार लोग लापरवाह बने हुए हैं। नाले का पानी सड़क पे जाता और घर में घुस रहा है। ये लगभग 6 महीने 7 महीने से है। आने जाने में बहुत दिक्कत होती है आदमी को। शहर के कई इलाके जलमग्न हैं। दिव्यांग की बात कौन कहे, हर कोई जल जमाव से परेशान है। वार्ड नंबर 4, 5 और 6 की गलियां नाली में तब्दील हो चुकी हैं। नाले का पानी सड़कों के साथ घरों में भी घुस चुका है। आरोप लग रहे हैं कि करोड़ों रुपए की योजनाओं से कोई फायदा नहीं हो रहा। जीना दुर्लभ हो जाता है, घर से निकलना लोग को प्रॉब्लम हो जाता है। डेली ऐसा तादाद वहाँ गिरता है, इस पानी में लेडीज से लेके जेंट्स तक टोटल मतलब गिर जाती है। मोटरसाइकिल से कोई भी जाता है तो गिरता है। ये घोटाला नहीं तो क्या है। जल जमाव न सिर्फ लोगों की परेशानी का सबब बना हुआ है, बल्कि हादसे को भी दावत दे रहा है। करीब 4 करोड़ की लागत से नाला बना, लेकिन समस्या जस की तस बनी हुई है। उम्मीद है कि पानी भरे सड़क से गुजरते इस व्यक्ति को देख अधिकारियों की नींद टूटेगी। सड़कों को जल जमाव से मुक्त करने की योजना बनाई जाएगी। तुरबसू, मधेपुरा, न्यूज़ 18। अगर आपका नजरिया सकारात्मक हो तो जिंदगी में सफल होने से आपको कोई नहीं रोक सकता। इस बात को साबित किया नवीन गुलिया ने, जिन परिस्थितियों में लोग जीने की आस तक छोड़ देते हैं। नवीन ने अपनी जिंदगी में एक नई शुरुआत की। देखते हैं इनकी कहानी। नवीन गुलिया जिंदगी में कुछ अलग करना चाहते थे।
ट्रेनिंग के दौरान हुए एक हादसे ने उनकी जिंदगी पूरी तरह बदल दी। 2004 में दिल्ली से गाड़ी चलाकर वो दुनिया के सबसे ऊंचे मोटरेबल पास मार्समिक ला तक गए। मुझे बहुत जल्दी ये बात समझ में आ गई थी कि कुछ मुश्किल करने से, कुछ कठिन करने से, जीवन में कुछ चुनौतियों का सामना करने से तभी जीवन का सार बनता है। नवीन गुलिया की कहानी लोगों के लिए एक मिसाल है। लॉटल एंड प्रेजेंस, जीतेंगे हम। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।